नमस्ते बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमारा चल रहा था और उसके अंदर हम पढ़ चुके थे गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप। ये हमने देखा था डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। अब यहाँ जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को देखिए। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल के अंदर डेल्टा जी नोट के और ई नोट सेल इनकी वैल्यूज़ को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल एंड डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल के एंड ई नोट सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ लॉग नेचुरल के। अब ये जो टेबल दे रखी है नीचे, इस टेबल में ध्यान दीजिए। डेल्टा जी नोट की वैल्यू अगर लेस देन ज़ीरो है यानी नेगेटिव में है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ये हम लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह से K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी। मींस प्रोडक्ट्स डोमिनेंट होंगे और रिएक्टेंट्स क्वांटिटी में कम होंगे, क्योंकि आपको पता है K की वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे कोई इक्वेशन है A प्लस बी गिविंग C प्लस डी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी सी डी अपॉन ए बी, जहाँ पर C और D मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह से A और B भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब अगर उसमें न्यूमरेटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की क्वांटिटी कम है तो हम बोल सकते हैं वैल्यू मोर देन 1 होगी। तो यहाँ पर यही चीज़ इंडिकेट हो रही है। इसी तरह से ई नोट सेल की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब वहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होकर के और करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं उसके लिए ईएमएफ की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ठीक है। फिर ये टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें बता रखा है रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस स्पॉन्टेनियस होगी फर्स्ट वाले केस के अकॉर्डिंग। सेकंड में आप देखिए, अगर डेल्टा जी नोट की वैल्यू 0 है, हम बोलेंगे कि इस कंडीशन में के की वैल्यू 1 होगी। देखो, डेल्टा जी नोट 0 है, मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो चुकी है, या हम यूँ कह दें कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है। तो ऐसे में ई नोट सेल उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन हो गई। अब ई नोट सेल की वैल्यू 0, इसका मतलब करंट उसमें फ्लो नहीं हो सकता या उसमें जनरेट नहीं होगा। फिर हम देखें लास्ट वाला नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वाला केस है ये, जिसमें डेल्टा जी नोट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और के की वैल्यू लेस देन 1 होगी। अब लेस देन 1 होने का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि इसमें रिएक्टेंट डोमिनेंट है और प्रोडक्ट कम है। ऑब्वियसली ऐसी कंडीशन में लेस देन 1 है, यानी पॉइंट के अंदर उसकी वैल्यू आएगी के की, और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसमें आप बोल सकते हो कि अब ये गैल्वेनिक सेल ना होकर के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, जिसके अंदर एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करके करंट का फ्लो किया जा रहा है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरिड आउट किया जा रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ध्यान देना, अभी तक जैसे आप लोगों ने देखा है कि करंट का फ्लो होता है तो मेटल आर गुड कंडक्टर, ये तो पढ़ा होगा, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी नेचर किस तरह की है, उसके अंदर डिज़ोल्व जो सॉल्यूट है उसकी नेचर किस तरह की है। अब यहाँ वर्ड लिखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मीन्स आप ऐसा सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रहे हो जो एक्वस सॉल्यूशन में या एप्रोप्रिएट किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने के बाद में आयंस प्रोड्यूस करेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। मीन्स हम इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे उसके अंदर तो करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोगों ने फिज़िक्स के अंदर पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, उसी को हम थोड़ा सा यहाँ देख लें। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its length L and inversely proportional to its area of cross section A, that is R is equal to rho L upon A, है ना। R क्या हो गया यहाँ पर, रेजिस्टेंस हो गया।
रो क्या है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। और एल लेंथ हो गई और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस जी। जो अगली इक्वेशन आप देख रहे हो, जी इज इक्वल टू आई अपॉन आर इज इक्वल टू ए अपॉन एल रो, या हम बोल सकते हैं कापा इंटू ए अपॉन एल। यहाँ के जो लिखा है ना वो कापा है। अब इसको समझना, हम लोगों ने अभी ये जो इक्वेशन देखी ऊपर वाली, इस इक्वेशन के अंदर हम क्या देख रहे हैं, आर रेजिस्टेंस है और जो कंडक्टेंस होता है वो बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है या उसका उल्टा होता है। मतलब जिस कंडक्टर या इंसुलेटर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा है उसकी कंडक्टेंस उतनी कम है, या उसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसकी कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो मेटल्स हैं जो गुड कंडक्टर्स होती हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है। तो आर क्या है, या तो जी का रेसिप्रोकल है या हम बोल दें कि जी क्या है, वो आर का रेसिप्रोकल है। तो इसी को, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर हम 1/r कर दें तो रो एल अपॉन ए, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ए अपॉन रो एल हो जाएगा। तो जो 1/रो है उसी को यहाँ पर कापा की फॉर्म में लिखा हुआ है, बाकी तो ए अपॉन एल एज इट इज़ है। ठीक है, तो कापा क्या हो गया यहाँ पर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको कंडक्टिविटी भी हम बोल सकते हैं। बच्चों ये ध्यान में रखना कि ये जो आर है, इस आर को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं और रो है उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जी है उसको हम कंडक्टेंस बोलेंगे और जो कापा है उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोलेंगे। लेकिन IUPAC की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग और अपनी जो NCERT की बुक है उसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी वर्ड हम यूज़ करेंगे। फिर द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन, रिप्रेजेंटेड बाय S और ओम इनवर्स। आपको पता है कि R यानी रेजिस्टेंस, उसकी यूनिट क्या होती है, ओम। ऑब्वियसली कंडक्टेंस की यूनिट उसकी रेसिप्रोकल होगी, तो उसको हम ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कापा। फिर हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक कंडक्टेंस। मतलब जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर आयंस बने हुए हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट से बने हैं, उनमें जो कंडक्टेंस होगी उस पर कौन कौन से फैक्टर्स अपना इफेक्ट डालेंगे, ये हम देखें। द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, किस तरह की नेचर है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। फिर साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, जो आयंस हैं उनका सॉल्वेशन कितना हो रहा है। अगर सॉल्वेशन ज़्यादा हो रहा है मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स आकर के उनको सराउंड करते हैं बहुत ज़्यादा, तो फ्लो होने में डिफ़िकल्टी आएगी, तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो आयंस के फ़्लो होने में प्रॉब्लम आएगी, तो इस वजह से कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी और कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। फिर हम आगे देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ये जो टर्म है इसको आप समझिए, यहाँ मोलर वर्ड यूज़ किया है, मतलब मोलरिटी से रिलेटेड है। तो मोलरिटी से ये किस तरह से रिलेटेड है, आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, यानी कंडक्टिविटी किसके इक्विवेलेंट। अगर हम 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दें तो ऐसे में जो कंडक्टिविटी होगी उसी को हम मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया 1 लीटर जिसमें नंबर ऑफ मोल्स 5 डिसॉल्व हैं, या हम बोलेंगे कि 5 मोलर सॉल्यूशन बना हुआ है। उसकी जो कंडक्टिविटी है कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है, और अगर आपसे ये पूछा गया कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी तो आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, यानी जो कंसंट्रेशन है C है या मोलरिटी है
उससे आप उसको डिवाइड कर दो कंडक्टिविटी को, तो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। आगे हम देखें, द कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लेमडा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन सी। वही वाली बात है, यहाँ पर जो कंडक्ट या मोलर कंडक्टिविटी है इसको शो किया गया है लेमडा एम से, और जो कंडक्टिविटी है उसको शो किया गया है कापा से। इफ़ कापा इज एक्सप्रेस्ड इन साइमन पर मीटर एंड कंसंट्रेशन C in mole meter inverse cube, then the unit of lambda m will be Simon meter square mole inverse या per mole। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैसे आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसकी यूनिट SI यूनिट, क्योंकि अगर लेमडा की यूनिट हमको SI में चाहिए तो कापा और C की यूनिट भी SI में रखनी पड़ेगी। कापा की आपको पता है साइमन पर मीटर होती है, लेकिन जो कंसंट्रेशन है उसको मोल पर लीटर में ना लेकर के हम मोल पर मीटर क्यूब में ले रहे हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हो इसके अंदर मोल पर मीटर क्यूब में, तभी ऐसा यूनिट हमको लेमडा एम की मिलेगी। इफ़ वी यूज़ साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स यानी CGS सिस्टम में एज द यूनिट्स ऑफ K एंड मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, द यूनिट्स ऑफ concentration, then the units of lambda m are Simon centimeter square per mole. It can be calculated by using the equation, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, lambda m is equal to kappa into 1000 upon molarity। बच्चों ये ध्यान में रखना कि अगर हमको मोल पर लीटर में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी हुई है तो जनरली हम यही यूज़ करते हैं। मीटर इन्वर्स क्यूब हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई इस तरह से किया जा सकता है, लेमडा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी, ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। फिर और आगे कन्वर्जन बताया हुआ है, 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इज़ इक्वल टू 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स। अब हम देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी, इसका इफ़ेक्ट, यानी जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट आता है मोलर कंडक्टिविटी। इस ग्राफ को हम समझे इससे पहले कुछ पॉइंट्स हमको देखने होंगे। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन चेंज करने के साथ में मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन किस तरह से होता है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ध्यान देना यहाँ पर कंडक्टिविटी है ना कि मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स कापा, तो अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होंगे। कंसंट्रेशन जब आप इंक्रीज करोगे तो आयंस इंक्रीज होंगे तो करंट भी ज़्यादा फ्लो करेंगे। दूसरी तरफ जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होगी अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हो। तो इस बात को आप ये भी समझना कि मोलर कंडक्टिविटी जब सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ़ है कि कंसंट्रेशन आप इंक्रीज़ करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, या उल्टा बोल दो कि जब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है आप लोगों को पता है, लेमडा एम इज़ इक्वल टू कापा अपॉन सी। तो यहाँ पर कापा तो क्या है, कंडक्टिविटी है, सी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। अगर आप सी को एन अपॉन वी मान करके चलो, क्योंकि आपको पता है सी इज़ इक्वल टू एन अपॉन वी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वहाँ एन की वैल्यू को 1 पुटअप कर दो, क्योंकि हम मोलर कंडक्टिविटी के लिए इसको मेज़र कर रहे हैं, तो 1 अपॉन वी हो जाएगा, तो C इज़ इक्वल टू 1 अपॉन वी। तो हम इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेमडा एम इज़ इक्वल टू कापा अपॉन सी इज़ इक्वल टू कापा इंटू वी। ठीक है, तो अब हम देखें कि जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब देखो आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड प्लेट की फॉर्म में है,
मेटल की प्लेट, उनके बीच में जो सॉल्यूशन अवेलेबल है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिज़ोल्व किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम उसको डाइल्यूट करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो बच्चों ये ध्यान रखना, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और ये भी बात माइंड में रहनी चाहिए कि उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोड्स के बीच में ही रहना चाहिए। भले ही वो सरफेस एरिया वो ज़्यादा कवर करेगा, तो आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा दोनों प्लेट के बीच में सॉल्यूशन रहना चाहिए। अब जब डाइल्यूट होगा, वाटर आप मिक्स कर रहे हो, तो कापा की वैल्यू डिक्रीज़ होगी और वी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। लेकिन ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि वी यानी वॉल्यूम रैपिडली इंक्रीज़ होता है, तो इसकी इंक्रीज़ होने की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल कापा और वी का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होगा। इसी वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाती है। फिर हम देखें, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज ज़ीरो द मोलर कंडक्टिविटी इज़ known as limiting molar conductivity and is represented by E naught m। अब ये जो E naught m है इसको हम lambda naught m भी बोल सकते हैं। अब ध्यान देना, ये कंसंट्रेशन रिचेज टू ज़ीरो, या आप यूँ बोल दो कि सॉल्यूशन इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है कि उसके अंदर आयंस टोटली फर्निश हो चुके हैं। मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ। ऐसे में वो कंडीशन है कि जब आप और ज़्यादा डाइल्यूट करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, तो उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इसको आप इस ग्राफ से समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हो एक्स एक्सिस पर c की पावर हाफ लिया हुआ है, ये कंसंट्रेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जो कर्व इक्वेशन होती है आपको पता है, y = mx + c। तो यहाँ पर y एक्सिस पर लेमडा m लिया हुआ है, तो उस इक्वेशन में y क्या होगा, लेमडा m, और mx यानी जो x एक्सिस पर कंसंट्रेशन की पावर हाफ है, तो ये तो x हो जाएगा, और m ये होगा स्लोप जो कि नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा a, एक कांस्टेंट होगा। फिर प्लस जो इंटरसेप्ट होता है वो लेमडा नॉट m के बराबर हो जाएगा, है ना। अब ये कर्व देखिए, इसके अंदर दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स दिख रहे हैं आप लोगों को। ये वाला जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है यानी पोटेशियम क्लोराइड, ये वाला है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है यानी एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है इसमें जो KCl वाली लाइन है वो एक्चुअल में यहाँ ना होकर के वो यहाँ पर आएगी इस तरह से। तो ये जो लाइन है आपको इमेजिन करना है, ये लाइन आगे आकर के टच हो जाती, y एक्सिस पर टच हो जाएगी। तो ये जब y एक्सिस पर टच हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन होगी, तो y एक्सिस पर टच हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी वैल्यू अब और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी। आपको इसमें ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि x एक्सिस पर हमने कंसंट्रेशन की पावर हाफ ली हुई है, मतलब अगर आप इस तरफ मूव करोगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, और इस तरफ मूव करोगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ हो रही है इसका मतलब डाइल्यूट हो रहा है। तो सॉल्यूशन को आप जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे तो वैसे वैसे क्या होगा, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, और इंक्रीज़ होती जाएगी तो क्या होगा, वहाँ अल्टीमेटली लेमडा m वाली लाइन पर जाकर के ये टच हो जाएगी, और जैसे ही वहाँ टच होगी उसी को जिस ये जो कंसंट्रेशन इस कंसंट्रेशन पर टच हुई है, तो इस पर जो मोलर कंडक्टिविटी इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे, यानी इसकी वैल्यू अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, अब एसिटिक एसिड के लिए हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ये लाइन कुछ इस तरह की आ रही है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ये वाली लाइन स्ट्रेट नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये y एक्सिस पर भी टच नहीं हो रही है। तीसरी बात यह है कि एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बच्चों ये बात ध्यान में रखना कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी खासियत क्या होती है, वो जैसे जैसे आप डाइल्यूट करोगे, पहली बात तो ये है कि वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में भी ऑलमोस्ट मोर देन 90% आयनाइज्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है।
और ज़्यादा आप डाइल्यूट करोगे तो वो 91%, 92%, 95 और अल्टीमेटली 100% तक आयनाइज हो जाएगा। जब ये 100% तक पहुंच जाएगा तो और ज़्यादा आयनाइज नहीं हो रहा है तो हम उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा नहीं है, वो 5%, 10% तक ही आयनाइज होता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये इस कंडीशन में बहुत कम आयनाइज्ड है। जैसे जैसे आप उसको डाइल्यूट करोगे तो नंबर ऑफ़ आयंस भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। जब ये नंबर ऑफ़ आयंस इंक्रीज़ होते जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी और लास्ट की तरफ आप देख रहे हो स्टीपली इंक्रीज़ हो रही है। मतलब ये हुआ कि जैसे 5% है वो आयनाइज हुआ तो 10%, फिर 20%, फिर 40%, फिर 80%, फिर 90 और 95% तक आयनाइज हो जाएगा, लेकिन 100 नहीं होगा, तभी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और जब 100 तक आयनाइज होगा ही नहीं तो वो उसकी लाइन यहाँ टच होगी भी नहीं वाई एक्सिस पे, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कोलराउश का लॉ हमको अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखें हम कोलराउश का लॉ क्या है, ये ध्यान रखना बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल होगा और इसी की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम कर सकते हैं, जो कि ग्राफ के एक्सट्राप्लोटेशन से मालूम नहीं कर पा रहे थे। ये लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये हुआ कि आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, उसको डिज़ोल्व किया, तो जब आप उसको डाइल्यूट करोगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू मिलती है वो एक्चुअल में उसके अंदर अवेलेबल जो कैटायंस और एनायंस हैं उनकी अपनी इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, उनके सम के इक्विवेलेंट होगा। नीचे वाली लाइंस देखिए, दस इफ़ लेमडा नोट Na पॉजिटिव एंड लेमडा नोट Cl नेगेटिव आर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, then the limiting molar conductivity for sodium chloride is given by the equation E naught m या आप बोल दो lambda naught m for NaCl is equal to lambda naught sodium ion and lambda naught chloride ion। मतलब ये हुआ कि जो सोडियम क्लोराइड है यानी ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो सोडियम और क्लोराइड इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लॉ। दिस लॉ may be used to determine the limiting molar conductivity lambda naught m for weak electrolytes, degree of dissociation alpha and dissociation constant Ka for a weak electrolyte। अब यहाँ Ka लिखा हुआ है तो आप उसको एसिड के लिए कह दीजिए, उसकी जगह हम Kb भी ले सकते हैं बेस के लिए। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन लेमडा नोट एम। बच्चों लास्ट ईयर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ा था अल्फ़ा क्या चीज़ है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है। ठीक है, और Ka इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा की वैल्यू नेग्लिजिबल है तो 1 माइनस अल्फ़ा को आप लगभग 1 भी मान सकते हो, तो Ka इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी अल्फ़ा की जगह पर ऊपर वाली वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, तो अल्टीमेटली हमको इक्वेशन मिलेगी जिसमें Ka इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी लेमडा स्क्वायर अपॉन लेमडा नोट एम इंटू लेमडा नोट एम माइनस लेमडा एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।